नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एपी के प्रथम 5 संख्याओं का योग। कह रहा है कि एपी के प्रथम 5 संख्याओं का योग जो है 30 है। क्या है? 30 है। कह रहा था उनके वर्गों का योग। कह रहा था उनके वर्गों का योग 220 है। कह रहा था उनके वर्गों का योग जो है 220 है। हम लोग यहाँ कह रहा है कि तीसरा पद बताइए। क्या तीसरा पद बताइए? ठीक है, तीसरा पद बताइए दोस्तों। बस ये समांतर श्रेणी आपकी खत्म हो जाएगी। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद हम गुणोत्तर श्रेणी यहाँ पर चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक एपी है। कह रहा है उसके 5 टर्मों का जो योग है वो 30 है। कह रहा है कि और उनके वर्गों का योग जो है 220 है। कह रहा है कि तीसरा पद बताइए। हाँ, तो दोस्तों एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन को तेजी से सोल्व करना है। क्या करना है? क्वेश्चन को तेजी से सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, जब भी एपी के प्रथम 5 पदों जब भी दोस्तों एपी के प्रथम 5 पद की बात होता है, जब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर 5 टर्म की बात हो, 3 टर्म की बात हो और या 4 टर्म की बात हो, तो हम वहां पर दोस्तों एक सीरीज आपको याद रखनी है। दोस्तों मैं आपको एक सीरीज बता रहा हूँ। 5 टर्म के लिए आपको सीरीज क्या याद रखनी है, 4 टर्म के लिए सीरीज क्या रखनी है, और 3 टर्म की, अगर 3 टर्म की बात करता है तो सीरीज हमें क्या याद रखनी है, उस चीज के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन को तेजी से सोल्व करने का अप्रोच रख रहे हैं, तो ये चीजें जाननी होनी, जब भी जाननी चाहिए। ठीक है, अगर आपको सामने कहीं पर भी 5 टर्म की बात हो रही है तो आप उस सीरीज का प्रयोग कर सकते हैं और तेजी से उत्तर निकाल सकते हैं। अगर कहीं पर भी आपको 4 टर्म की बात हो रही है एपी के, तो आप उस सीरीज का प्रयोग करके तेजी से आप उत्तर निकाल सकते हैं। 3 टर्म की बात हो रही है तो आपको तो उस स्थिति में भी आप तेजी से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। जब भी दोस्तों एपी के 5 टर्मों की बात हो, तो आपको एपी का जो मानना है, एपी का जो प्रथम पद मानना है, वो मानना है, एपी का जो प्रथम पद मानना है आपको ए माइनस टू डी मानना है। क्या मानना है? ए माइनस टू डी मानना है। प्रथम पद ए माइनस टू डी मानना है। दूसरा जो टर्म है ए माइनस डी मानना है। दूसरा जो टर्म है ए माइनस डी मानना है। ए माइनस डी मानना है। और तीसरा जो टर्म है दोस्तों, तीसरा जो टर्म है वो मानना है ए। तीसरा जो टर्म है ए मानना है। ठीक है, चौथा जो टर्म है दोस्तों वो मानना है ए प्लस डी। ए प्लस डी, चौथा जो टर्म है ए प्लस डी मानना है। क्या मानना है? ए प्लस डी मानना है। और पांचवा जो टर्म मानना है ए प्लस टू डी मानना है। क्या मानना है? ए प्लस टू डी मानना है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर 5 टर्म की बात करता है, एपी के 5 टर्म की बात कर रहा है क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी, तो आपको पहला टर्म मानना है ए माइनस टू डी, दूसरा टर्म मानना है ए माइनस डी, तीसरा टर्म मानना है ए, और चौथा टर्म में ए प्लस डी मानना है, और पांचवा टर्म में ए प्लस टू डी मानना है। दोस्तों अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं तो तेजी से आप यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तेजी से आप ए की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तेजी से यहाँ पर आप ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप जब इसे जोड़ोगे तो केवल ए ही मिलेगा। क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप इसे जोड़ोगे तो जो डी वाला टर्म है वो वास्तव में खत्म हो जाएगा। क्या? डी वाला जो टर्म है वो वास्तव में खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो डी का प्रभाव नहीं है, ये एक समानांतर श्रेणी का सीरीज ही है। आप अंतर निकालोगे, सबका अंतर सेम ही मिलेगा। लगातार जो टर्म लिखे गए हैं इनका अंतर सेम ही मिलेगा। लेकिन आपको ये याद भी रहना चाहिए, तभी क्वेश्चन को आप तेजी से सोल्व कर सकते हैं, तभी आप क्वेश्चन को तेजी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। पहले बता रहा हूं, अगर ध्यान नहीं है तो आप तेजी से सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों, जिस एपी की बात कर रहा है उसका प्रथम पद ए माइनस टू डी है, दूसरा टर्म जो है ए माइनस डी है, तीसरा टर्म हमारा ए है, चौथा टर्म ए प्लस डी है, और पांचवा टर्म हमारा ए प्लस टू डी है। आपको कोई दिक्कत है? कोई भी नहीं। इन्होंने कहा कि एपी के जो प्रथम 5 पद हैं, एपी के जो प्रथम 5 पद हैं उनका योग जो है 30 है। दोस्तों अगर मैं अपने अनुसार देखूं तो एपी के प्रथम 5 पदों का योग जो होगा वास्तव में ये होगा। एपी के 5 पदों का योग जो होगा ये होगा कि नहीं होगा? हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है 30 होगा। 30 होगा। क्या होगा? 30 होगा। 30 होगा। दोस्तों जब इसे आप सोल्व करोगे ना तो डी वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा। 2d यहां पर दिख रहा है, 2d यहां पर दिख रहा है, डी यहां पर दिख रहा है, डी यहां पर दिख रहा है, तो डी वाला तो टर्म खत्म हो गया। अब बताओ कितनी बार 5 आया है? देखिए 5 टर्म है तो 5 ही बार ए आया होगा, तो यहां पर देखा तो इसे मैं सोल्व करूंगा तो 5a आएगा। क्या आएगा?
5a आएगा, बराबर क्या आएगा, हो गया बराबर देखा जाए तो 30 आएगा। तो a की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो a की वैल्यू क्या निकल कर आई, हो गया 5 निकल कर आई, a की वैल्यू 6 निकल कर आई, a की वैल्यू क्या निकल कर आई, 6 निकल कर आई। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। आगे सोल्व करने की जरूरत ही ना है, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ पर आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी बता रहा हूं अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अनुसार देखूं तो आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जो चीज पूछा गया था वो चीज तो आ गया है। एक बात बताइए, हमसे पूछा क्या गया था, कहोगे हमसे तीसरा टर्म पूछा गया था। तीसरा टर्म क्या है, कहोगे तीसरा टर्म देखा जाए तो ए, मतलब ए की वैल्यू पूछी गई थी, कहोगे हाँ तीसरा टर्म पूछा गया था मतलब ए की वैल्यू पूछी गई थी। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीसरा टर्म क्या है, कहोगे 6 है, तीसरा टर्म हमारा क्या है 6 है। बताइए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कहोगे नहीं इस क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये जो आगे क्वेश्चन कह रहा था कि उनके वर्गों का योग 220 है, उसका कोई वैल्यू है ही ना, कहोगे हाँ। मैंने कहा हाँ उसकी कोई वजूद, उसका कोई वजूद नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है, केवल वैसे गुमराह करने के लिए दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो कैसे सोल्व करो, बाई चांस अगर मुझसे पूछ, अच्छा एक चीज बताइए, हाँ ठीक है, तीसरा पद तो हमारा 6 आ गया, तीसरा पद हमारा 6 आ गया, ठीक है। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं तीसरा टर्म, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए ये चीज समझ में आई को भी, हाँ। अब आइए दोस्तों हम, अच्छा एक चीज है और, ठीक है। अच्छा मैंने कहा कि बताइए डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू क्या होगी, मैं जानना चाह रहा हूं सर्वांतर कितना होगा, सर्वांतर क्या होगा, तब मुझे कैसे सोल्व करना पड़ेगा, तो आगे मुझे सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आइए हम डी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ जाए, बाई चांस डी भी पूछ सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन को। दोस्तों इसने आगे कहा है कि उनके वर्गों का योग, किसके जो टर्म लिखे गए हैं, जो एपी के प्रथम 5 पद हैं उनकी कह रहा है वर्गों का योग 220 है, उनके कह रहा है वर्गों का योग जो है 220 है। एक बात बताइए, अगर मैं a माइनस 2d का और a प्लस 2d के वर्गों का योग निकालता हूं तो क्या होगा, देखिए ये a माइनस बी लिखा है, वास्तव में ये वास्तव में a प्लस बी है, और जब भी a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर का हम योग करते हैं तो आता है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है। तो इसके अनुसार देखा जाए तो a माइनस 2d होल स्क्वायर और a प्लस 2d का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो मुझे मिलेगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 4d मिलेगा, a प्लस 4d मिलेगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का मैंने जोड़ कर दिया, अभी तो इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का जोड़ करना है और इसके स्क्वायर का जोड़ करना है। इसी प्रकार अगर मैं इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का जोड़ करता हूं तो क्या मिलेगा, हो गया 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर मिलेगा, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। इसके भी स्क्वायर और इसके स्क्वायर का जोड़ कर दिया, इसका स्क्वायर करूंगा अभी, हो गया हाँ तो इसका भी स्क्वायर मैंने कर दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। और इन सभी पांचों जो टर्म है इनका स्क्वायर का योग कितना दिया है, इनके वर्गों का योग या स्क्वायर का योग दिया है हमें 220, तो ये 220 के कर लिया, ये 220 के कर लिया। आपको कोई दिक्कत है कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। जरूरी नहीं है आपसे तीसरा टर्म पूछे, आपसे पूछ सकता था पांचवा टर्म बताइए, दूसरा टर्म बताइए, तो वहां पर पांचवें दूसरे टर्म में निकालने के लिए हमें डी की वैल्यू जरूरत होती है, हाँ डी की वैल्यू की जरूरत होती है। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपसे तीसरा टर्म ही पूछे, उस जो पूछा गया था उसके अनुसार तो हमारा उत्तर आ गया, लेकिन अगर पूछ लिया होता कि तीसरा टर्म क्या होगा दूसरा टर्म क्या होगा तब हम बता नहीं पाते, तो उसके लिए मुझे डी की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती, जो कि मुझे आगे सोल्व करने पर मिलता है। अब इसे सोल्व कर ले रहा हूं। एक बात बताइए दोस्तों, 2a स्क्वायर यहाँ पर, 2a स्क्वायर यहाँ पर है, एक a स्क्वायर यहाँ पर है, 5a स्क्वायर हो गया, हो गया हाँ 5a स्क्वायर हो गया, और a की वैल्यू क्या है, 6 है, 6 का 36, 6 का 36 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कभी नहीं। ए स्क्वायर को आप 5 ए स्क्वायर वाले टर्म को मैंने सोल्व कर लिया। अब एक बात बताइए, 2 चौके 8 डी यहाँ पर लिखा है, एक मिनट रुकिए, 2 चौके 8 8 डी स्क्वायर यहाँ पर लिखा है, 2 डी स्क्वायर यहाँ पर लिखा है, कुल मिलाकर कितने डी स्क्वायर हो गए, 10 डी स्क्वायर हो गए, 10 डी स्क्वायर हो गए, 10 डी स्क्वायर हो गए, बराबर के क्या हो गए, बराबर के देखा जाए तो 220 है, 220 है, ठीक है। दोस्तों ये लिखा है वास्तव में 5 छंग 30, 5 या 15, 180 लिखा है, 180 घट जाएगा, 220 में से घटेगा तो आएगा 40, और 40 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 4, और डी की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 2, मतलब देखा तो सर्वांतर क्या है 2 है, सर्वांतर क्या है 2 है, और पहला पद हमारा 6, सर्वांतर हमारा क्या है, सर्वांतर 2 है, हाँ हाँ, और ए की वैल्यू क्या है 6, कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों मैंने कहा कि बताइए पांचवा टर्म क्या होगा, कहोगे देखिए पांचवा टर्म कहोगे देखिए इस समानांतर श्रेणी का जो पांचवा टर्म है a प्लस 2d है। अगर आपको वास्तव में बताना है पांचवा टर्म तो a की वैल्यू और d की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो मैंने रख दिया, 6 यहाँ पर रखा और d की वैल्यू 2 रखा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 4 10, तो इस प्रकार देखा जाए तो पांचवा जो टर्म है वो 10 है, पांचवा जो टर्म है 10 है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपसे पूछ सकता था पहला टर्म बताइए, तो पहला टर्म भी आप निकाल सकते हैं, हाँ हाँ, लेकिन उसके लिए अगर बाई चांस तीसरा टर्म ना पूछा होता तो मुझे ऐसे ही सोल्व करना पड़ता,
समझ में आपको कुछ आया? कहोगे हाँ, हमें यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान रखना है, जब भी 5 टर्म की बात करेगा, जब भी एपी के प्रथम 5 टर्म की बात करेगा, तो आपको यही मानना है, पहला टर्म a माइनस 2d मानना है, दूसरा a माइनस d मानना है, तीसरा a मानना है, चौथा a प्लस d मानना है और पांचवा a प्लस 2d मानना है। ऐसा दोस्तों अगर आप मानते हो तो यहाँ पर d की कोई वजूद नहीं है, क्योंकि आप जोड़ोगे तो तुरंत जुड़ जाएगा। ठीक है, तुरंत जुड़ेगा, क्योंकि ए वाले टर्म ही जुड़ेंगे और डी वाले टर्म खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्या कह रहा है? कहोगे देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 को 4 भागों में बांटा गया है। कह रहा है कि 20 जो ये कह रहा है कि एक संख्या 20 थी, उसे 4 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि वो समानांतर श्रेणी में है। कह रहा है कि 20 को 4 भागों में बांटा गया जो कि समानांतर श्रेणी में, मतलब 20 को इस प्रकार बांटा गया 4 टर्मों में, 4 संख्याओं में, कि वो समानांतर श्रेणी का एक निर्माण कर रही है। हाँ, कह रहा है उनका प्रथम पद, कह रहा है यदि उनका प्रथम पद और चौथे पद का गुणनफल, कह रहा है कि यदि उनका प्रथम पद और चौथे पद का चौथे भाग का गुणनफल से दूसरे और तीसरे भाग के गुणनफल का अनुपात 2:3 है, तो सबसे बड़ा भाग बताइए। कह रहा है कि प्रथम और चौथे पद का जो गुणनफल है और दूसरे और तीसरे भाग के गुणनफल का जो अनुपात है, कह रहा है कि पहले और चौथे पद का गुणनफल और दूसरे और तीसरे भाग के गुणनफल का जो अनुपात है वो 2:3 है। कह रहा है सबसे बड़ा भाग बताइए, सबसे बड़ा भाग बताइए। हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 20 को 4 भागों में तोड़ा है, वो एक एपी का निर्माण कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पर देखा जाए तो एपी के 4 पदों की बात कर रहे हैं कब यहाँ। तो दोस्तों जब भी एपी के 4 पदों की बात करें, जब भी दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब भी एपी के 4 पदों की बात करें तो आपको पहला टर्म मानना है a माइनस 3d। क्या मानना है? a माइनस 3d मानना है। पहला टर्म मानना है a माइनस 3d। दूसरा टर्म आपको मानना है दोस्तों, दूसरा टर्म मानना है आपको a माइनस डी। दूसरा टर्म मानना है a माइनस डी। ठीक है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये रट जाएगा। ठीक है, तीसरा टर्म मानना है दोस्तों a प्लस डी। तीसरा टर्म मानना है a प्लस डी। तीसरा टर्म मानना है a प्लस डी। तीसरा टर्म मानना है क्या? a प्लस डी। चौथा टर्म आपको मानना है दोस्तों a प्लस 3d। चौथा टर्म मानना है a प्लस 3d। चौथा टर्म क्या मानना है? a प्लस 3d मानना है। आपको कोई दिक्कत है? तो नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी एपी के 4 पदों की बात हो, 4 पदों की, एपी के 4 टर्मों की बात हो, तो आपको पहला टर्म मानना है a माइनस 3d, दूसरा मानना है a माइनस डी, तीसरा मानना है a प्लस डी, चौथा टर्म मानना है a प्लस 3। कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। जैसे आपको 5 टर्म, जब 5 टर्म की बात करेगा तो आपको वहां पर भी मानना पड़ेगा, 4 टर्म की बात करेगा तो आपको मानना पड़ेगा, 3 टर्म की बात करता है तब भी मानना पड़ेगा। 3 टर्म के ऊपर मैंने क्वेश्चन नहीं लिया, लेकिन मैं आपको लिखवा दूंगा क्या मानना है। ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन को तेजी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों 20 को 4 भागों में बांटा और वो इस प्रकार बांटा कि वो एक समानांतर श्रेणी का निर्माण कर रहे हैं। मान लीजिए जो बांटने पर जो समानांतर श्रेणी का निर्माण कर रहे हैं उसका पहला टर्म a माइनस 3d है, दूसरा a माइनस d है, तीसरा a प्लस d है, चौथा a प्लस 3d है। एक बात बताइए, अगर मैं उन चारों टर्मों को, ये जो चारों टर्म है जिनको बांटा गया है 4 भागों में, अगर मैं उनको जोड़ता हूं तो इनका जोड़ तो 20 आएगा। हो गया, हाँ, इनका जोड़ क्या आएगा? 20 आएगा। तो मैंने इनका जोड़ निकाला और इनका जोड़ जो आएगा किसके आएगा? बराबर का, 20 के आएगा, 20 के बराबर आएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं जोड़ता हूं यहाँ पर तो डी का कोई वजूद नहीं है, ये इस प्रकार समांतर श्रेणी में लिखी गई है, ये इस प्रकार टर्म लिखे गए हैं कि इसका डी का कोई वजूद नहीं है। यहाँ पर डी का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि आप खुद देखिए, डी यहाँ पर 3d माइनस का है, यहाँ पर प्लस का 3d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का डी है, यहाँ पर प्लस का डी है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर डी का कोई वजूद नहीं है। आप ये देखिए कि 5 ये जो है कितनी बार आया होगा, तो देखिए 4 टर्म है, 4 बार आया होगा, मतलब यहाँ पर अगर मैं जोड़ता हूँ तो 4 ही आएगा, 4 ही आएगा। ये दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो, एक ही वैल्यू, वास्तव में अगर सीरीज आपको पता है तो आप दिमाग में एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई वैल्यू नहीं है। 5 टर्म की बात हो रहा है तो 5 ही आया होगा, 4 टर्म की बात कर रहे हैं तो 4 ही आया होगा, 3 टर्म की बात होगा 3 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। 3 टर्म आया होगा तो तीनों टर्मों का योग जो होगा, अगर 3 टर्म की बात कर रहा है तो तीनों टर्मों का जो योग होगा, अगर सीरीज के हिसाब से देखा जाए तो 3a होगा। 4 टर्म की बात कर रहा है तो चारों टर्मों का जो योग होगा 4a होगा। 5 टर्म की बात कर रहा है तो पांचों टर्मों का योग जो होगा 5a होगा। ये तो तुरंत निकाल सकता है। ठीक है, लेकिन आपको याद रहेगा तभी ऐसा हो सकता है। 4a बराबर है 20 के, 4a बराबर है 20 के, तो a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू देखा जाए तो 5 होगी, a की वैल्यू हम 5 होगी। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। यहाँ तक चीजें समझ में आई? तो हाँ, यहाँ तक चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ गई है, यहाँ तक चीजें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, यहाँ तक चीजें अच्छी तरीके से हमें समझ में आ गई है। मैंने कहा ठीक है जी। एक बात बताइए, हमसे आगे क्या कहा? कहोगे हमसे कहा है, हमसे आगे क्या कहोगे? देखिए हमसे आगे कहा है कि प्रथम और चौथे पद का गुणनफल का दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल के गुणनफल के साथ अनुपात जो है 2:3 है।
आप मुझे बताइए पहले और चौथे पद का गुणनफल क्या होगा? देखिए पहला पद हमारा a माइनस थ्री डी है और दूसरा चौथा पद a प्लस थ्री डी है। अगर मैं इनका गुणनफल निकालता हूँ, गुणनफल कैसे निकलेगा? गुणा करके निकलेगा। गुणनफल कैसे निकलेगा? गुणा करके निकलेगा। अगर a माइनस थ्री डी की मैं a प्लस थ्री डी से गुणा करता हूँ तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस नाइन डी स्क्वायर आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो a और d पहले और चौथे पद का गुणनफल क्या होगा? ये होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप मुझे बताइए दूसरे और तीसरे टर्म का गुणनफल क्या होगा? दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल जो होगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा। हाँ, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। हम आपकी बात से सहमत है। हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों पहले और चौथे पद के गुणनफल का दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल के साथ अनुपात देखा जाए तो ये है, लेकिन क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया ये नहीं है, 2/3 है, 2/3 है, मतलब ये बराबर है इसकी। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, एक बात बताइए, ए की वैल्यू 5 है तो क्या मैं यहाँ पर 5 लिख सकता था? कहोगे हाँ। ए की वैल्यू 5 निकल कर आई है तो क्या मैं 5 यहाँ पर प्रयोग कर सकता था? कहोगे कर सकते थे। यहीं पर आप कर सकते थे 5 प्रयोग। हाँ, 5 यहीं पर प्रयोग कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर 5 प्रयोग करता हूँ, एक बात लीजिए, ठीक है, बाद में कर लेंगे। ठीक है, बाद में इस चीज को कर लेंगे। एक मिनट मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। दोस्तों एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो 3a² आया, यहाँ पर मैं करता हूँ 2a² आया। हाँ, यहाँ पर इधर क्या आएगा? 3a² आएगा। ठीक है, और माइनस का 27d² आएगा। 27d² आएगा। हाँ, 27d² आएगा। इधर क्या आएगा? इधर वास्तव में 2a² आएगा। 2a² आएगा और माइनस 2d² आएगा। माइनस 2d² आएगा। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, अब इसे भी सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों 2a² इधर आएगा तो यहाँ इधर आएगा तो हो जाएगा a² बचेगा, तो a² बचेगा, तो यहाँ से मैं खत्म कर देता हूँ। a² बचा लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी हो जाएगी, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। दोस्तों 27d² इधर जाएगा, 27d² इधर जाएगा तो 27d² प्लस का और माइनस का 2d² तो क्या आएगा? 25d² आएगा। क्या आएगा? 25d² आएगा। हाँ, a² बराबर आएगा 25, a² बराबर आएगा 25d²। 25d² आएगा। हाँ, 25d² आएगा। दोस्तों a की वैल्यू क्या होगा? a की वैल्यू 5 है तो क्या हमें यहाँ पर 25 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं d की वैल्यू निकालता हूँ तो d की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? d की वैल्यू 1 निकल कर आएगी। d की वैल्यू वास्तव में 1 निकल कर आएगी। आप मेरी बात से सहमत होंगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। d की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 1 निकल कर आएगी। d की वैल्यू 1 निकल कर, तो दोस्तों d की वैल्यू 1 निकल कर आई, a की वैल्यू निकल कर आई है, d की वैल्यू 1 निकल कर आई है और a की वैल्यू 5 निकल कर आई है। ठीक है, अब दोस्तों जो पूछा गया है वो चीज हम बता देते हैं। हमसे पूछा क्या गया है? कहोगे हमसे सबसे बड़ा भाग पूछा गया। दोस्तों सबसे बड़ा भाग क्या होगा? कहोगे सबसे बड़ा भाग तो ये होगा। सबसे बड़ा भाग तो ये होगा। हाँ, यहाँ अगर मैं इस समांतर श्रेणी में देखूं तो सबसे बड़ा भाग क्या होगा? a प्लस थ्री डी होगा। मतलब हमसे a प्लस थ्री डी की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। दोस्तों a की वैल्यू क्या कहोगे? a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 से तो हमें कोई मतलब नहीं है। 5 3 8 हो जाएगा। कहोगे हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो सबसे बड़ा भाग जो है, सबसे बड़ा भाग जो है 8। सबसे बड़ा भाग जो है 8। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, 3 टर्मों की बात आती है। 3 टर्मों की अगर बात हो तब आपको क्या मानना है सीरीज, इसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है। ठीक है, अगर दोस्तों सिंपल सा आएगा। ठीक है, इतना भारी नहीं आता है, आराम से हो जाता है क्वेश्चन। अगर दोस्तों एपी के प्रथम 3 पद की बात करता है, अगर दोस्तों एपी के प्रथम 3 पद की बात करता है तो आपको पहला टर्म मानना है एपी का ए माइनस डी, ए माइनस डी मानना है। पहला पद मानना है ए माइनस डी। दूसरा जो टर्म मानना है, ए मानना है। दूसरा टर्म मानना है ए, और तीसरा जो टर्म मानना है ए प्लस डी मानना है। क्या मानना है? तीसरा टर्म ए प्लस डी मानना है। तो पहला टर्म हमें ए माइनस डी मानना है, दूसरा टर्म हमें ए मानना है, तीसरा टर्म हमें ए प्लस डी मानना है। ठीक है, ए प्लस डी मानना है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है ये बात कि कभी भी किसी समानांतर श्रेणी के 3 टर्म की बात करता है तो आपको पहला टर्म मानना है ए माइनस डी, दूसरा टर्म में ए मानना है, तीसरा टर्म में ए प्लस डी मानना है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप तेजी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करके बता सकते हैं। ठीक है
दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्हें जोड़ना आसान होता है। जो ये बना है, ये जो सीरीज है, 3 टर्मों की जो सीरीज है, एपी के 3 जो टर्म है, इन्हें जोड़ना आसान है क्योंकि डी का प्रभाव कोई यहाँ पर है ही नहीं, केवल ए ही जुड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी 3 टर्म की बात हो, कभी भी 3 टर्म की बात हो, तो पहला टर्म आपको ए माइनस डी मानना है, ए माइनस डी मानना है, दूसरा टर्म ए, तीसरा टर्म डी। ठीक है। इसी प्रकार आपको 5 वाले टर्म में अगर कहीं पर भी ए के प्रथम 5 पद की बात हो रही हो तो वहां पर भी आपको याद रखना पड़ेगा। 4 टर्म की बात हो रही है तब भी आपको वहां पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई? हो गया। हाँ, ये चीजें समझ में आ गई। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है। जो समानांतर श्रेणी पर क्वेश्चन थे मैंने आपको करवाया, बहुत अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश की है। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी की ओर। क्या गुणोत्तर श्रेणी की? तो देखिए आपके सामने गुणोत्तर श्रेणी के बारे में कुछ लिखी गई हैं चीजें। आपके सामने गुणोत्तर श्रेणी के बारे में कुछ चीजें लिखी गई हैं। आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए आपके सामने कुछ लिखी गई है, आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है यदि किसी श्रेणी में लगातार 2 पद का सार्व अनुपात समान है, मतलब लगातार दो, मतलब 2 क्रमागत टर्मों के बीच का अनुपात। कह रहा है यदि किसी श्रेणी में लगातार 2 पद का सार्व अनुपात समान है तो उस श्रेणी को हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, उस श्रेणी को हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। कह रहा है कि या ऐसी सीरीज जो एक समान दर से घट या बढ़ रही हो, जो एक समान दर से घट बढ़ रही हो, उसी को हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भैया गुणोत्तर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जो एक निश्चित दर से बढ़ रही हो या घट रही हो, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि भैया अगर एक ऐसी सीरीज जिनके 2 लगातार टर्मों के बीच का अनुपात सेम होता है, 2 लगातार टर्मों के बीच का अनुपात सेम होता है, उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा गया है, जैसे कि एग्जाम्पल में आपके सामने लिखा गया है 3 6 3 लिखा गया है। एग्जाम्पल में एक सीरीज लिखी गई है जिसका पहला टर्म में 3 दिया है, दूसरा टर्म में 6 दिया है, तीसरा टर्म में दिया है 12, तीसरा टर्म में दिया है 12, और इसी प्रकार चौथा टर्म में दिया है 24, और ऐसे ही कुल मिलाकर एन टर्म तक लिखा गया है। ऐसे ही कुल मिलाकर एन टर्म तक लिखा गया है। ऐसे ही कुल मिलाकर एन टर्म तक लिखा गया है। ऐसे ही कुल मिलाकर एन टर्म तक लिखा गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला टर्म हमारा क्या था। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप गौरपूर्वक देखते हो तो पहला टर्म हमारा 3 है। इस सीरीज का पहला टर्म क्या है? 3 है। और दूसरा टर्म क्या है? दूसरा टर्म में 6 है, उसके बाद 12 हो गया, उसके बाद 24 हो गया, उसके बाद क्या होगा? 48 होगा चौथा टर्म। चौथा टर्म क्या हो जाएगा? 48 होगा। उसके बाद पांचवा टर्म क्या होगा? 96 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हर टर्म क्या हो रहा है? एक निश्चित दर से बढ़ रहा है। हर बार क्या हो रहा है? टर्म में दुगना हो रहा है। पहले 3 था, उसके बाद 6 हो गया, दुगना हो गया। फिर 6 के बाद क्या हो गया? 12 हो गया, फिर से दुगना हो गया। 12 के बाद क्या हो गया? 24 हो गया, दुगना हो गया। 24 के बाद क्या हो गया? 48 हो गया। 48 के बाद क्या हो रहा है? 96 हो रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि निश्चित दर से बढ़ रही है। और जब दोस्तों कोई भी सीरीज एक निश्चित दर से बढ़ती है, उसी को हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या? गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। जब दोस्तों कोई भी सीरीज एक निश्चित दर से बढ़ती है या घटती है, उसी को हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। या आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों कि इस श्रेणी में अगर मैं इन दोनों टर्मों, 2 क्रमागत टर्मों के बीच का अनुपात निकालता हूं तो हर जगह सेम मिलेगा। आप यहाँ पर खुद चेक करिए। यहाँ पर अगर मैं अनुपात निकालता हूं 6 का 3 के साथ अनुपात निकालता हूं, 2 क्रमागत टर्मों के बीच का अनुपात निकालता हूं तो क्या मिलेगा? अगर मैं 6 और 3 का अनुपात निकालता हूं तो आएगा 2। इसी प्रकार अगर मैं 12 और 6 का अनुपात निकालता हूं, यहाँ पर इन दोनों टर्मों के बीच में अनुपात निकालता हूं 12 और 6 के मध्य में, तो तब भी मुझे क्या मिलेगा? अनुपात 2 मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों 24 और 12 के बीच में अनुपात निकालता हूं तो यहाँ पर भी वही अनुपात मिलेगा। इसी प्रकार 24 और 48 जो आएगा अगला नंबर, उसके बीच में अनुपात निकालता हूं तो वही मिलेगा। हाँ, वही मिलेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो सीरीज लिखी गई है, इनके बीच का अंतर क्या है? इनके बीच का जो अनुपात है, 2 क्रमागत टर्मों के बीच का जो अनुपात है वो क्या है? हर जगह सेम है। और जब दोस्तों किसी भी सीरीज के 2 क्रमागत टर्मों के बीच का अनुपात सेम होता है तो उसी को हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई है? तो हाँ, ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों इस आपके सामने जो चीज लिखा गया उसमें एक चीज और लिखी गई है। क्या लिखा गया? कह रहा है कि यदि इस श्रेणी का पहला पद व दूसरा पद क्रमशः A1 A2 है तो सार्व अनुपात जो होगा A2 अपॉन A1 होगा। मैं इस चीज को विस्तार पूर्वक समझा देता हूँ। ठीक है। मैं इस सीरीज की बात ही ना कर रहा हूँ, मैं दूसरा सीरीज लेकर आपको समझा देता हूँ जिससे आपको अंदर और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है। मान लीजिए दोस्तों एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका पहला टर्म A1 है। मान लीजिए दोस्तों एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका पहला टर्म हमारा A1 है। दूसरा जो टर्म है A2 है। तीसरा जो टर्म है A3 है। तीसरा जो टर्म है A3 है। चौथा टर्म जो है
A4 है। इसी प्रकार दोस्तों ये इस सीरीज में कुल मिलाकर n टर्म है। इसी प्रकार दोस्तों इस सीरीज में कुल मिलाकर n टर्म है। इसी प्रकार दोस्तों इस सीरीज में कुल मिलाकर कितने टर्म है, n टर्म है। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका पहला टर्म A1 है, दूसरा टर्म A2 है, तीसरा टर्म हमारा चौथा टर्म हमारा A4 है और इसी प्रकार कुल मिलाकर इस गुणोत्तर श्रेणी में n कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। एक बात बताइए, अगर ये गुणोत्तर श्रेणी है तो दो क्रमागत टर्मों के बीच का अनुपात सेम होगा कहोगे? हाँ, दो क्रमागत टर्मों के बीच का अनुपात सेम होगा। मतलब यहाँ पर जो अनुपात होगा पहले और दूसरे टर्म के बीच में, वही अनुपात वास्तव में A2 और A3 के बीच में भी होगा, दूसरे और तीसरे टर्म के बीच में भी होगा। वही अनुपात A3 और A4 के बीच में भी होगा कहोगे? हाँ, वही अनुपात A3 और A4 के बीच में होगा। वही अनुपात पांचवें और छठे टर्म के बीच में भी होगा कहोगे? हाँ। वही अनुपात आठवें नौवें टर्म के बीच में होगा कहोगे? हाँ। और दोस्तों इसी अनुपात को दोस्तों दो क्रमागत टर्मों के बीच के अनुपात को ही हम कहते हैं सार्व अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्व अनुपात कहते हैं। इन दोनों चाहे जो टर्म हो, चाहे दो टर्म हो, लेकिन दो क्रमागत टर्म हो, लेकिन दो क्रमागत टर्म होने चाहिए। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दो क्रमागत टर्मों के बीच का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सार्व अनुपात कहते हैं। सार्व अनुपात कहते हैं, सार्व अनुपात कहते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं R से। ठीक है, R से, स्मॉल r से डिनोट करते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल r। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों, मैं दो तरीके से सार्व अनुपात निकाल सकता हूँ, दो तरीके से। अब अनुपात मैंने कह दिया है, अनुपात तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। हो सकता है पहले का दूसरे के साथ निकाल दे, या आप ऐसे भी तो निकाल सकते हैं दूसरे का पहले के साथ। हाँ हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आप पहले टर्म का दूसरे टर्म के साथ निकाल रहे हो, लेकिन आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, दूसरे टर्म का पहले के साथ भी निकाल सकते हैं कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो सार्व अनुपात होता है वो अगले पद का पिछले पद के साथ अनुपात होता है। अगले पद का पिछले पद के साथ क्या अनुपात है, उसी को सार्व अनुपात कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर सार्व अनुपात की बात कर रहा हूँ तो सार्व अनुपात जो होगा वास्तव में A2 का A1 के साथ जो अनुपात है वही सार्व अनुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? A2 का A1 के साथ A2 का A1 के साथ जो अनुपात है वही सार्व अनुपात कहलाएगा। अगर मैं यहाँ से सार्व अनुपात निकालना चाह रहा हूँ तो A4 का A3 के साथ जो अनुपात होगा वही सार्व अनुपात होगा। अगर मैं यहाँ पर सार्व अनुपात निकालना चाह रहा हूँ तो A3 का A2 के साथ जो अनुपात होगा वही सार्व अनुपात होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सार्व अनुपात होता है अगले पद का पिछले पद के साथ क्या अनुपात है उसी को हम क्या कहते हैं? सार्व अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्व अनुपात कहते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई? तो हाँ, हमें ये बात समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों, A1 हमारा पहला टर्म है, A1 हमारा पहला टर्म है। एक बात बताइए, यहाँ से चीजें मैं और सिखा देता हूँ दोस्तों। A1 हमारा क्या है? पहला टर्म है। A2 क्या है? दूसरा टर्म है। A3 क्या है? तीसरा टर्म है। A4 क्या है? चौथा टर्म है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों nवां टर्म तो भी कुछ होगा कहोगे? हाँ, nवां टर्म भी तो कुछ होगा। हाँ, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा टर्म ये है। इसी प्रकार n टर्म है कुल मिलाकर, तो nवां टर्म क्या होगा कहोगे? देखिए, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का nवां जो टर्म होता है, nवां जो टर्म होता है, nवां जो टर्म होता है, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है ए आर n माइनस वन के बराबर होता है। किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का nवां जो टर्म होता है, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का nवां जो टर्म होता है an बराबर a प्लस ए आर n माइनस वन के बराबर होता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है और इस चीज का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इस चीज का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, वास्तव में ऐसा नहीं है, बता नहीं सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का ही कॉन्सेप्ट लगता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज में हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक वही लगता है, लेकिन यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है an बराबर ए आर n माइनस वन के बराबर होता है। ए आर n माइनस वन के बराबर होता है। ये चीजें समझ में आ गई है तो हाँ, ये चीजें हमें समझ में आ गई है, ये चीजें हमें समझ में अच्छी तरीके से आ गई। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आ गई है। ज्यादा लोड लेना नहीं है, बहुत आसानी से बहुत प्यार से हम चीजों को हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसके ऊपर पहला क्वेश्चन अपना लेते हैं। ठीक है, आपके सामने देखिए क्या लिखा गया है। तो देखिए लिखा गया है कि पहले लिखा गया है, कह रहा है कि भैया एक सीरीज आपके सामने लिखी गई है। क्या लिखी गई है? एक सीरीज लिखी गई है। हाँ, एक मिनट रुक जाइए, मैं सीरीज में एक चीज सही कर देता हूँ, वास्तव में गलत लिखी गई है। मेरे ख्याल से मैंने सही किया, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। हाँ, सही किया था अभी, पता नहीं कैसे हो गया। 512 अब पढ़िए, कह रहा है कि दोस्तों आपके सामने एक सीरीज लिखी गई है। आप उस सीरीज को देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए एक सीरीज में कह रहा है, एक सीरीज लिखी गई है जिसका पहला टर्म में 3 दिया है, दूसरा टर्म में 6 दिया है, तीसरा टर्म में 12 दिया है, उसके बाद 24 आया है। इसी प्रकार कुल मिलाकर सीरीज में
10 टर्म है। हाँ लोग, हाँ कह रहा है कि बताइए इस सीरीज का 10वां टर्म क्या होगा, 10वां टर्म क्या होगा। हाँ लोग, हाँ ठीक है, आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक सीरीज दी गई है जिसका पहला टर्म दिया गया है 3, पहला टर्म दिया गया है 3, सीरीज का पहला टर्म दिया गया है 3, दूसरा टर्म दिया गया है 6, दूसरा टर्म दिया गया है 6, तीसरा टर्म दिया गया है 12, तीसरा टर्म दिया गया है 12, हाँ चौथा टर्म दिया गया है 24, 24 चौथा टर्म क्या दिया गया है 24 दिया गया है। हाँ हाँ इसी प्रकार कुल मिलाकर सीरीज में 10 टर्म दिए गए हैं। कितने टर्म दिए गए हैं, 10 टर्म दिए गए हैं। इसी प्रकार कुल मिलाकर सीरीज में 10 टर्म दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, 10 टर्म दिए गए हैं। आप कोई दिक्कत है कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि ये जो सीरीज है इसका 10वां टर्म बताइए। क्या बताइए, 10वां टर्म बताइए। हाँ कह रहा है ये जो सीरीज है इसका 10वां टर्म बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए ये किस प्रकार की सीरीज है जो हमसे 10वां टर्म पूछ रहा है। ये किस प्रकार की सीरीज है जो 10वां टर्म हमसे पूछ रहा है, कहोगे देखिए इस सीरीज को अगर मैं ध्यानपूर्वक देखता हूं, मैंने कहा कि बताइए, कहोगे देखिए इस सीरीज को अगर मैं ध्यानपूर्वक देखता हूं तो पहला टर्म में लिखा गया है 3, उसके बाद 6, उसके बाद आया है तीसरा टर्म 12, उसके बाद 24, उसके बाद 48 हो रहा है, उसके बाद 96 हो रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हर बार टर्म क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। कहोगे हर बार टर्म दुगना हो रहा है, मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो ये सीरीज जो है एक निश्चित दर से बढ़ रही है, एक निश्चित दर से बढ़ रही है। या दूसरी भाषा में आप कह सकते हो कि भैया देखिए यहाँ पर दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर क्या है, सेम है। यहाँ पर दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम है, इसलिए ये गुणोत्तर श्रेणी है। मैंने कहा कैसे, आपने बता दिया कि दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम है। कहोगे देखिए अगर मैं यहाँ पर अनुपात निकालता हूं तो 2 का आएगा, अगर मैं यहाँ पर भी अनुपात निकालता हूं तो 2 का आएगा, यहाँ पर भी अनुपात निकालता हूं तो 2 का आएगा। इस प्रकार मुझे साफ साफ दिख रहा है कि दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम है। और जब किसी भी समांतर और जब किसी भी श्रेणी की दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम होता है तो उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। मतलब ये एक गुणोत्तर श्रेणी है। कहोगे हाँ, मतलब हमसे इस गुणोत्तर श्रेणी का 10वां टर्म पूछ रहा है। कहोगे हाँ, 10वां टर्म पूछ रहा है। दोस्तों आप मुझे बताइए, तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है, कहोगे देखिए किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है a r n-1 के बराबर होता है, a r n-1 के बराबर होता है। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए जहां पर a जो है पहला टर्म है, जहां पर a पहला टर्म है, a हमारा पहला टर्म है और r देखा जाए तो सार्वनुपात है। r क्या है, सार्वनुपात है। हाँ हाँ ठीक है, मैंने कहा कि अगर मुझे 10वां टर्म निकालना है तो कहोगे देखिए किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है a r n-1 के बराबर होता है। अगर आपको 10वां टर्म निकालना है तो n की वैल्यू आपको 10 रखनी पड़ेगी। n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 10 रखनी पड़ेगी। हाँ तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू 10 रख ले रहा हूँ, n की वैल्यू 10 रख ले रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। 10 n की वैल्यू क्या रख लिया, 10। a की वैल्यू क्या, कहोगे a की वैल्यू तो 3 है, मैंने ठीक है a की वैल्यू क्या है, 3 है। r क्या है, कहोगे r देखा जाए तो सार्वनुपात है। सार्वनुपात क्या होता है, कहोगे देखिए r की वैल्यू, कहोगे देखिए सार्वनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगले पद का पिछले पद के साथ अनुपात निकालते हैं। तो अगर मैं अगले पद का पिछले पद के साथ अनुपात निकालूं तो क्या आएगा, कहोगे 2 आएगा। हाँ क्योंकि आपको चित्र में पता है कि r बराबर जो होता है a2 अपॉन a1 होता है। a2 क्या है, कहोगे 6 है, अपॉन a1 क्या है, कहोगे a1 देखा है 3 है। ठीक है, अगर मैं इसके अनुसार निकालना चाहता हूं तो यहाँ पर a4 अपॉन a3 आएगा। ठीक है, तो तब भी 2 ही आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 2 ही आ रहा है, सार्वनुपात क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो आप सीधे यहीं पर डिवाइड कर लीजिए, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24। हाँ लोग, यहाँ यहीं पर डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा। तो सार्वनुपात क्या है, 2 आया। तो यहाँ पर मैं r की वैल्यू 2 रख देता हूँ, आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। पावर में क्या है, n-1, n की वैल्यू क्या है, कहोगे 10, 10 में से 1 घटाऊंगा तो 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। अब इसे मैं सोल्व कर ले रहा हूँ, एक बात बताइए, 2 की पावर 9 का मतलब क्या होता है, कहोगे 2 की पावर 9 का मतलब होता है 512। और 3 इंटू 512 करूंगा, कहोगे भैया देखिए 3 इंटू 512 करोगे तो देखिए अगर ये 500 होता तो 1500 आता, लेकिन 12 और अब 36 और आएगा, मतलब 1536 आएगा। कहोगे हाँ 1536 आएगा। क्या आएगा, 1536 आएगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मतलब देखें तो ये इस गुणोत्तर श्रेणी का जो 10वां टर्म होगा, वो 1536 होगा। क्या होगा, 1536 होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, इस क्वेश्चन में तो हमें कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें कोई कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि माइनस, कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में एक सीरीज लिखी गई है और उस सीरीज का पहला टर्म हमें -4 दिया है, दूसरा टर्म -8 दिया है, तीसरा टर्म -16 दिया है। इसी प्रकार सीरीज आगे बढ़ती चली जा रही है और कह रहा है कि अंतिम पद बताइए। हाँ दोस्तों पहला
सीरीज में पहला टर्म हमें -4 दिया है, दूसरा टर्म हमें -8 दिया है, तीसरा टर्म हमें -18 दिया है और ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ती चली जा रही है। कह रहा है कि बताइए अंतिम पद क्या होगा, क्या होगा, अंतिम पद क्या होगा। हाँ कि ना को यहाँ कह रहा है यदि इसके कुल पदों की संख्या 11 है, कह रहा है कि यदि इसके कुल पदों की संख्या 11 है। हाँ कि ना, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। अगर दोस्तों कुल पदों की संख्या 11 है तो 11वां टर्म ही तो पूछ रहा है। खुद सोचिए, ये जो सीरीज लिखी है इसमें कुल मिलाकर 11 पद है और कह रहा है कि अंतिम पद बताइए, मतलब हमसे 11वां टर्म ही तो पूछ रहा है। कहोगे हाँ हमसे 11वां टर्म ही पूछ रहा है, हमसे 11वां टर्म ही पूछ रहा है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो सीरीज दी गई है, जो सीरीज दी गई है उसका पहला टर्म क्या दिया गया है, उसका पहला टर्म दिया गया है -4। दोस्तों जो सीरीज दी गई है उसका पहला टर्म क्या दिया गया है, -4 दिया गया है, पहला टर्म दिया गया है -4 और दूसरा टर्म क्या दिया गया है, दूसरा टर्म दिया गया है -8। दूसरा टर्म क्या दिया गया है, दूसरा टर्म दिया गया है -8 दिया गया है, दूसरा टर्म दिया गया है -8 दिया गया है। ठीक है, पहला टर्म क्या दिया गया है, -4 दिया गया है, दूसरा टर्म क्या दिया गया है, -8 दिया गया है, दूसरा टर्म दिया गया है -8। तीसरा टर्म क्या दिया गया है, कहोगे तीसरा टर्म दिया गया है -16। तीसरा टर्म क्या दिया गया है, कहोगे -16 दिया गया है। तीसरा टर्म क्या दिया गया है, -16 दिया गया है। दोस्तों ये जो सीरीज दी गई है इसमें कुल मिलाकर ऐसे ही 10 टर्म है। क्या है, 10 टर्म है। ऐसे ही कुल मिलाकर कितने टर्म है, 10 टर्म है। ये जो सीरीज दी गई है ऐसे ही कुल मिलाकर 10 टर्म है। हाँ कितने टर्म है, 10 टर्म है। ये जो सीरीज दी गई है इसमें कुल मिलाकर ऐसे ही कितने टर्म है, 10 टर्म है। 11 टर्म है। क्या है, 11 टर्म है। हाँ ऐसे ही कुल मिलाकर दोस्तों 11 टर्म है। कह रहा है कि ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज दी गई है इसमें 11 टर्म अगर कुल है तो बताइए अंतिम पद क्या होगा, मतलब 11वां टर्म क्या होगा। हाँ ये तो पूछ रहा है। हाँ दोस्तों सीरीज दी गई है -4, उसके बाद सीरीज में पहला टर्म में -4 दिया गया, दूसरा टर्म दिया गया -18, तीसरा टर्म -8 दिया गया, तीसरा टर्म हमें -16 दिया गया। ऐसे ही कुल मिलाकर 11 टर्म है और कह रहा है कि ये जो ऐसे ही कुल मिलाकर इस सीरीज में 11 टर्म है। कह रहा है कि बताइए आखिरी टर्म में क्या होगा, मतलब 11वां टर्म क्या होगा। हाँ ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे ये बताइए देखकर कि ये किस प्रकार की सीरीज है, ये किस प्रकार की सीरीज है, ये किस प्रकार की सीरीज है। पहले आप देखकर मुझे ये बताइए ये किस प्रकार की सीरीज है। क्योंकि देखिए इस सीरीज में अगर मैं पहला टर्म देखूं तो -4 लिखा है। आप माइनस को इग्नोर कर दीजिए, फिलहाल के माइनस को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि माइनस प्लस में आपको कंफ्यूजन होगी। माइनस को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। आप सीधे वैसे बताइए। तो देखिए अगर मैं माइनस को इग्नोर करता हूं तो पहला टर्म में 4 लिखा है, उसके बाद 8 आया, उसके बाद 16 आया, उसके बाद 32 आएगा, उसके बाद 64 आएगा, उसके बाद हमारा 128 आएगा, उसके बाद 128 के बाद हमारा 256 आएगा, 256 के बाद हमारा 512 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो हर टर्म क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। हर टर्म क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। मतलब देखा जाए तो ये जो सीरीज है एक निश्चित दर से बढ़ रही है। ये जो सीरीज है एक निश्चित दर से बढ़ रही है। हाँ ये जो सीरीज है एक निश्चित दर से बढ़ रही है। या आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि भैया देखिए या ये सीरीज जो है एक निश्चित दर से बढ़ रही है। और इस प्रकार देखा जाए तो आपने तुरंत कहा कि भैया ये गुणोत्तर श्रेणी है। या आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं तो किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम है। किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों की अंतर नहीं। तो यहाँ पर आप कहोगे देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं ध्यानपूर्वक तो किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अनुपात सेम है। और जब किसी भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अनुपात सेम होता है तो उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। मतलब ये कुछ और नहीं है, गुणोत्तर श्रेणी है। कहोगे हाँ गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। मतलब देखा जाए तो मुझे इस गुणोत्तर श्रेणी का 11वां टर्म बताना है। कहोगे हाँ इस गुणोत्तर श्रेणी का हमसे 11वां टर्म ही पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। आपने तुरंत कहा कि ये देखिए किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है वो a r(n-1) के बराबर होता है। अगर आपको इस गुणोत्तर श्रेणी का 11वां टर्म निकालना है तो आपको n की वैल्यू 11 रखनी पड़ेगी। आपको n की वैल्यू 11 रखनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। a क्या है कहोगे, a पहला टर्म है। r क्या है कहोगे, सार्वनुपात है, सार्वनुपात है। ठीक है। तो अगर a सार्वनुपात, r सार्वनुपात है, सार्वनुपात की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू क्या होगी। कहोगे देखिए हमने दूसरे पद का पहले पद के साथ अनुपात निकाला। इसका मतलब क्या कहोगे, दूसरे पद को पहले पद से भाग देकर निकालना ही, दूसरे पद को पहले पद से भाग देकर वैल्यू पता करना ही सार्वनुपात कहलाता है। तो मैंने दूसरे पद को पहले टर्म से भाग दे दिया। अब देखो माइनस से माइनस भाग दूंगा तो प्लस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कहोगे हाँ। तो 4 दूनी 8, सार्वनुपात क्या है कहोगे 2 आया। तो अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आप देकर भाग कर सकते हो। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए हमें 11वां टर्म निकालना है तो यहाँ पर n की वैल्यू 11 रखनी पड़ेगी। यहाँ पर चाहे आप रखो चाहे ना, हमें इससे मतलब है क्योंकि ये हमारा उत्तर वास्तव में देगा। हाँ इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे मैं यहाँ पर लिखूं चाहे ना, आपको घबराना नहीं है। दोस्तों a की वैल्यू क्या कहोगे, a की वैल्यू -4 है। -4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कहोगे नहीं। r की वैल्यू क्या कहोगे, r की वैल्यू 2 है। मैंने कहा ठीक है। n की वैल्यू क्या कहोगे 11 है। 11 में से एक घटाऊंगा तो 10 आएगा।
और 2 की पावर 10 का मतलब क्या होता है? क्योंकि 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024 होता है, 1024 होता है। हाँ ना कहोगे हाँ। अब 1024 की मल्टीप्लाई मैं -4 से करूंगा तो क्या आएगा? कहोगे देखिए उत्तर तो माइनस में आना है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर केवल 1000 होता तब 4 की मल्टीप्लाई करता तो 4000 आता। हाँ ना कहोगे हाँ। अब 24 और है तो 24 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो क्या आएगा? 96 आएगा। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं 1024 की 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें सीधी सी बात है 4096 मिलेगा, 4096 मिलेगा, और वो भी मिलेगा माइनस का। हाँ मतलब देखा जाए तो ये गुणोत्तर श्रेणी जो है, इस गुणोत्तर श्रेणी का 11वां टर्म मतलब अंतिम पद जो होगा, अंतिम पद जो होगा माइनस के 4096 होगा, माइनस के 4096 होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं? इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। आप आराम से निकाल लेंगे, चीजें रट जाएंगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर तो हम सिंपल रख रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। जल्दी ही खत्म हो जाएगा, 3 4 क्लास में खत्म हो जाएगा पूरा हमारा एपीजी पूरा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन में एक सीरीज दी गई है और सीरीज का पहला टर्म दिया गया 16, दूसरे टर्म क्या दिया गया? दूसरा टर्म दिया गया है 8, तीसरा टर्म दिया गया है 4 और अगला टर्म दिया गया है 2, अगला टर्म दिया गया है 2। कह रहा है निम्न श्रेणी का कौन सा पद 1/16 होगा, 1/16 होगा। हाँ यहाँ दोस्तों आपके सामने एक सीरीज दी गई है और उस सीरीज का पहला टर्म दिया गया 16, दूसरा टर्म दिया गया 8, तीसरा टर्म दिया गया 4 और चौथा टर्म दिया गया 2। ऐसे सीरीज आगे बढ़ती चली जा रही है, ऐसे सीरीज आगे बढ़ती चली जा रही है। हाँ आगे कह रहा है कि बताइए निम्न श्रेणी का कौन सा पद, निम्न श्रेणी का कौन सा पद 1/16 होगा, 1/16 है। हाँ ठीक है, आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक सीरीज दी गई है और उस सीरीज का पहला टर्म क्या दिया गया है? देखिए उस सीरीज का पहला टर्म दिया गया है 16, पहला टर्म दिया गया है 16, दूसरा टर्म क्या दिया गया है? दूसरा टर्म में 8 दिया गया है, तीसरा टर्म क्या दिया गया है? तीसरा टर्म में 4 दिया गया है, चौथा टर्म क्या दिया गया है? चौथा टर्म में 2 दिया गया है, चौथा टर्म में 2 दिया गया है। हाँ ऐसे ही ये सीरीज बढ़ती चली जा रही है, ऐसे ही ये सीरीज बढ़ती चली जा रही है, हमें नहीं पता है कहां तक बढ़ रही है। ऐसे ही ये सीरीज बढ़ती चली जा रही है, हमें नहीं पता है कहां तक बढ़ रही है। कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है? क्योंकि देखिए हमसे कह रहा है कि जो सीरीज है, कह रहा है ये जो सीरीज है दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है, क्योंकि हमसे कह रहा है कि बताइए निम्न श्रेणी का इस सीरीज का कौन सा पद 1/16 है, 1/16 है। कह रहा है कि इस श्रेणी का कौन सा पद मतलब कौन सा टर्म 1/16 है। हाँ, मान लीजिए दोस्तों इस श्रेणी का, मान लीजिए दोस्तों इस श्रेणी का एनवा टर्म है, मान लीजिए दोस्तों इस श्रेणी का एनवा टर्म 1/16 है। मान लीजिए दोस्तों इस श्रेणी का एनवा टर्म 1/16। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। मान लीजिए दोस्तों इस सीरीज का एनवा टर्म क्या है? 1/16 है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे ये देखकर बताइए ये किस प्रकार की सीरीज है, ये किस प्रकार की सीरीज है? तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखता हूँ तो पहले नंबर पे पहला इस सीरीज का पहला टर्म 16 है, उसके बाद इस सीरीज का दूसरा टर्म 8 है, उसके बाद 4 हुआ, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद अगला 1 होगा, उसके बाद फिर से आधा हो जाएगा, फिर से आधा हो जाएगा। इसी प्रकार देखा है तो हर बार क्या हो रहा है? आधा हो रहा है। हाँ हर टर्म क्या हो जा रहा है? आधा हो जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सीरीज जो है एक निश्चित दर से घट रही है। और जब दोस्तों कोई भी सीरीज एक निश्चित दर से घटती है तो उसे हम क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। या आप दूसरी भाषा में बता सकते हैं कि भैया देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं तो दो टर्मों के बीच का अनुपात क्या है? किन्हीं भी दो क्रमागत टर्म, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, ठीक है। आप तुरंत कभी भी देखिए, अगर मैं दूसरे अनुसार देखूं, दूसरे तरीके से देखूं तो यहाँ पर देखा जाए तो दो क्रमागत टर्मों के बीच का अनुपात क्या है? सेम है। और जब किसी भी सीरीज के दो क्रमागत टर्मों के बीच का अनुपात सेम होता है तो उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। मतलब ये कुछ और नहीं है, ये गुणोत्तर श्रेणी है। हाँ गुणोत्तर श्रेणी है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। ठीक है, एक बात बताइए, हमसे कहा था कौन सा पद 1/16 होगा, मतलब हमसे कह रहा था कि ये जो गुणोत्तर श्रेणी है इसका कौन सा पद 1/16 होगा। हमने क्या माना है? मान लीजिए इस श्रेणी का एनवा टर्म, इस गुणोत्तर श्रेणी का एनवा टर्म 1/16 होगा। आपको कोई दिक्कत थी? होगी नहीं। एक बात बताइए, इस श्रेणी का किसी भी श्रेणी का एनवा टर्म क्या होता है? किसी भी श्रेणी का एनवा जो टर्म होता है, किसी भी श्रेणी का एनवा जो टर्म होता है ARn-1 होता है। और हमने यहाँ पर मान रखा है कि श्रेणी का एनवा टर्म क्या मान रखा है? तो 1/16 मान रखा है। हमें पता है किसी भी श्रेणी का एनवा जो टर्म होता है ARn-1 होता है, लेकिन हमने क्या मान रखा है? 1/16 होता है, 1/16 है मान रखा है। तो यहाँ ये बराबर होगा इसके कि नहीं? होगा, हाँ बिल्कुल होगा, ये चीज बराबर होगा इसके।
अब दोस्तों यहाँ पर मैं सोल्व कर लेता हूँ। ए की वैल्यू क्या होगा, ए की वैल्यू 16 है, मैंने यहाँ पर 16 रख दिया, यहाँ ए की वैल्यू क्या है 16 है, मैंने रख दिया 16। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसमें चेंज कर देता हूँ 9 है, उत्तर आएगा 9। ठीक है, यहाँ पर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, उत्तर आएगा 9। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आप सोल्व करते हैं। ए की वैल्यू क्या है 16 है, आर की वैल्यू क्या है कहोगे, देखिए आर सर्वानुपात है, सर्वानुपात है, मैंने कहा हाँ बताइए सर्वानुपात है कहोगे, देखिए मैं अगर पहले टर्म को दूसरे टर्म से भाग देता हूँ, या दूसरे टर्म को तीसरे टर्म से भाग देता हूँ, या तीसरे टर्म को चौथे टर्म से भाग देता हूँ, तो मुझे सर्वानुपात मिलेगा। ठीक है, भाग दीजिए। तो देखिए मैं भाग देता हूँ 16 को 8 से, 16 को जब 16 को नहीं 8 को 16 से भाग दूंगा तो 1/2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, 1/2 मिलेगा। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब सर्वानुपात जो है 1/2 है। तो आर की वैल्यू मैंने 1/2 रख दी, 1/2 रख दी। आपको कोई दिक्कत है कहोगे, नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों एन के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, कहोगे हाँ एन की वैल्यू निकालना है तो इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, तो मैंने इसको वैसे रख दिया। और बराबर के क्या है कहोगे, बराबर के 1/16 है। क्या है बराबर के 1/16 है, क्या है बराबर के 1/16 है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे, नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, तो मैंने 1/16 वैसे रख दिया, 1/16 वैसे ही रख दिया। ठीक है, 1/16 वैसे रख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर, एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, क्या मैं इस 16 को, ये जो 16 है ये मल्टीप्लाई में है 1/2 की पावर, 1/2 की पावर n-1 के मल्टीप्लाई में है। और जो चीज मल्टीप्लाई में होती है कहाँ जाती है कहोगे, डिवाइड में जाती है। अगर मैं इस 16 को फेंकता हूँ बराबर के दूसरी तरफ तो ये जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर देखा जाए तो 256 हो जाएगा, 1/256 हो जाएगा। और 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर के रूप में, 2 के पावर के रूप में क्या लिख सकता हूँ, 256 को कहोगे 2 की पावर। अगर आप 256 को 2 की पावर के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 8 लिख सकता हूं कि नहीं। 2 की पावर 8 का मतलब क्या होता है, 256 ही होता है। तो मैं लिख सकता हूं 256 को 2 की पावर 8। आप मेरी बात से सहमत हो, हाँ हम आपकी बात से सहमत है। तो यहाँ पर तो 1/2 तो वैसे ही है, 1/2 की पावर n-1 ऐसे ही है। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा 256, आपको 1/256 आएगा, और 256 को मैंने लिख लिया 1/2 की पावर 8, 1/2 की पावर 8 लिख लिया। अब कोई दिक्कत है कहोगे, नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, बात तो एक ही है। 1/256 को क्या मैं 1/2 की पावर 8 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। सोल्व करूंगा तो वही आएगा, तो यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसे हम आगे बढ़ा लेते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ये दोस्तों आपको क्या दिख रहा है, ये वाला जो टर्म है इसके बराबर है। हाँ, और आप देख रहे हैं कि भैया बेस भी क्या है, इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं बेस। आप देख रहे हैं कि दोनों टर्म बराबर है और दोनों टर्म के बेस बराबर है। दोस्तों ये दोनों टर्म तभी बराबर हो सकते हैं अगर दोस्तों इन दोनों टर्म के बेस बराबर है, तो ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब पावर बराबर हो। अगर दोस्तों ये दोनों टर्म बेस बराबर है और इनके बेस भी बराबर है, तो ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब इसकी पावर भी बराबर हो। हाँ मतलब n-1 बराबर होगा 8 की, कहोगे n-1 बराबर होगा 8 की। अगर n-1 बराबर 8 के है तो n बराबर कितने के कहोगे, 1 को इधर भेज दीजिए, तो n बराबर क्या आया 9 के, n बराबर आया 9 के। हाँ n बराबर आया 9। ठीक है दोस्तों, हमने माना क्या था इनको कहोगे, हमने माना था कि 1/n जो टर्म है 1/16 माना था। हाँ, मतलब देखा जाए n की वैल्यू अगर 9 आई है तो मैं कह सकता हूं कि इस सीरीज का 9वां टर्म वास्तव में 1/16 होगा। इस सीरीज का 9वां टर्म जो होगा 1/16 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश की है, आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मतलब बहुत अच्छे। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित गुणोत्तर श्रेणी में कितने पद होंगे, कह रहा है निम्नलिखित गुणोत्तर श्रेणी में कितने टर्म होंगे। हाँ यही तो पूछ रहा है, हाँ यही पूछ रहा है हमसे, यही पूछ रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित गुणोत्तर श्रेणी में कितने टर्म होंगे। आपके सामने एक सीरीज लिखी गई है 5, 20, 80, 320 डॉट 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 डॉट, ऐसे ही आखिरी टर्म लिखा गया 20, 480, 20, 480 लिखा गया है। दोस्तों आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित गुणोत्तर श्रेणी में कितने टर्म होंगे, जिसका पहला टर्म लिखा गया 5, दूसरा टर्म दिया गया है 20, तीसरा टर्म दिया गया है 80, चौथा टर्म दिया गया है 320, ऐसे ही डॉट 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 आखिरी टर्म दिया गया है 20,480। कह रहा है कि बताइए इस गुणोत्तर श्रेणी में कितने टर्म होंगे, यही पूछ रहा है। ठीक है, आइए हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो सीरीज दी गई है, उसका पहला टर्म क्या दिया गया है, देखिए जो सीरीज दी गई है उसका पहला टर्म दिया गया है 5, उसका पहला टर्म दिया गया है 5। हाँ, जो सीरीज दी गई है उसका पहला टर्म क्या दिया गया है 5 दिया गया। दूसरा टर्म क्या दिया गया है, दूसरा टर्म दिया गया है 20। तीसरा टर्म क्या दिया गया है, तीसरा टर्म दिया गया है 80। तीसरा टर्म क्या दिया गया है 80 दिया गया। चौथा टर्म क्या दिया गया है, चौथा टर्म दिया गया है 320। चौथा टर्म क्या दिया गया है 320 दिया गया है।
हाँ हाँ, ऐसे ही दोस्तों सीरीज आगे बढ़ती चली जा रही है, ऐसे ही दोस्तों आगे सीरीज बढ़ती चली जा रही है। और जिसका आखिरी टर्म है, जिसका आखिरी टर्म दिया गया है 20,480, जिसका आखिरी टर्म दिया गया है 20,480 दिया गया है। क्या दिया गया है? 20,480 दिया गया है। जिसका आखिरी टर्म क्या दिया गया? 20,480 दिया गया है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने ये सीरीज दी गई है, जिसका पहला टर्म 5 दिया है, दूसरा 20, तीसरा 80, चौथा 320, ऐसे ही कुल मिलाकर ऐसे ही सीरीज का आखिरी टर्म दिया गया है 320,400। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। कह रहा है इस सीरीज में बताइए, कह रहा है इस सीरीज में बताइए कुल कितने टर्म होंगे, कह रहा है कि बताइए इस सीरीज में कुल कितने टर्म होंगे। ठीक है, तो आइए हम टर्म पता करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए दोस्तों, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है। दोस्तों ये जो जितने दोस्तों ये जो 59 टर्म होगा उतने ही तो टर्म होंगे इस सीरीज में। अगर दोस्तों ये 5वां टर्म है तो इस सीरीज में 5 टर्म होंगे, अगर ये 10वां टर्म है तो इस सीरीज में 10 टर्म होंगे, अगर ये nवां टर्म है तो इस सीरीज में n टर्म होंगे। इसका तो मतलब ये हो गया। हाँ, तो अगर मैं ये पता कर लूं कि ये वास्तव में कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, तो मैं बता सकता हूं कि इस सीरीज में कितने टर्म होंगे। तो हाँ, मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारा है, ये जो आखिरी टर्म है ये nवां टर्म है। मान लीजिए दोस्तों ये जो है हमारा nवां टर्म है इस सीरीज का। मान लीजिए दोस्तों इस सीरीज का ये nवां टर्म है। एक बात बताइए, किसी भी सीरीज का nवां टर्म क्या होता है? तो किसी भी सीरीज का nवां जो टर्म होता है, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है ARn-1 होता है। दोस्तों ये मैंने आपके सामने आपके जिक्र नहीं किया, ये कौन सी सीरीज है, आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, इस चीज का मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन आप समझदार हैं, आज समझ सकते हैं, बार बार वही चीज बुलवा रहे हो। ठीक है, बोलना भी ठीक नहीं। तो आपको मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारा है, ये जो हमारा आखिरी टर्म है इस सीरीज का nवां टर्म है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का nवां जो टर्म होता है ARn-1 होता है। लेकिन हमने माना क्या है? हो गया, हमने माना है nवां टर्म 20,480, तो ये बराबर होगा इसके कि नहीं? हो गया, हाँ ये चीज बराबर होगा इसके, ये चीज इसके बराबर होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूँ, एक बात बताइए, ए क्या होगा? पहला टर्म है तो ए मैंने रख दिया 5, ए की वैल्यू 5 रख दिया। आर की वैल्यू क्या है? देखिए 5 को 20 से डिवाइड, 5 से 20 को डिवाइड कर दीजिए, 4 आया। इस प्रकार आर की वैल्यू 4 है। आप यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन आपको फायदा किसमें है? छोटे टर्म को डिवाइड करने में फायदा है, क्योंकि छोटे टर्म को आप देखो चाहे जहां आप डिवाइड कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप यहाँ पर भी डिवाइड करके निकाल सकते हो, यहाँ पर भी निकाल सकते हो, लेकिन आप छोटे टर्म को पकड़कर डिवाइड करिए, क्योंकि सार्वनुपात तो हर जगह सेम होगा। यहाँ पर जो फायदा मिलेगा उतना फायदा यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा भाग में मुझे फजीहत अपनी करवानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर मुझे फजीहत नहीं करवानी पड़ेगी, क्योंकि छोटा टर्म है, छोटे टर्म को डिवाइड करना आसान होता है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से जो चीज निकल सकता है मैं वहां से क्यों निकालने जाऊँ? बड़े टर्म को पकड़ कर क्यों निकालने जाऊँ जब छोटे टर्म में से निकल सकता है। ठीक है, तो आर की वैल्यू देखा जाए, सार्वनुपात देखा जाए तो 4 है। मैंने आर की वैल्यू 4 रख ली, आर की वैल्यू 4 रख ली। ठीक है, एन क्या है? कहोगे देखिए एन तो हम निकालना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बराबर के क्या है? कहोगे बराबर के देखा जाए तो 20,480, 20,480 लिखा है, 20,480 लिखा है। एक बात बताइए, आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर मैं जीरो को हटाता हूं तो 5 से जीरो को हटाता हूं तो 2 आएगा मल्टीप्लाई में। 5 से अगर मैं जीरो को हटाता हूं तो मल्टीप्लाई में 2 आएगा। क्या आएगा? मल्टीप्लाई में 2 आएगा। अगर मैं 5 से जीरो को हटाता हूं तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसे मैं 2 मल्टीप्लाई में इसे हटा दे रहा हूं, मल्टीप्लाई में 2 कर दूं। कहोगे हाँ मल्टीप्लाई में 2 कर दीजिए, मल्टीप्लाई में 2 कर दूं, मल्टीप्लाई में 2 कर दो। कहोगे हाँ मल्टीप्लाई में 2 कर दीजिए, तो मैंने 2 कर दिया मल्टीप्लाई में। एक बात बताइए, ये जो 4 की पावर n-1 है, क्या मैं इसे लिख सकता हूं? इसे मैं 2 की पावर के रूप में लिख सकता हूं? कहोगे लिख सकते हैं। अगर मैं 4 को लिखना चाहूं 2 की पावर के रूप में तो क्या लिखूंगा? कहोगे 2 की पावर 2 लिखूंगा। अब 2 की पावर 2 तो लिख लिया, लेकिन उसकी पावर भी n-1 है। तो यहाँ पर वास्तव में अगर मैं सोल्व करता हूँ, ये मैं सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाऊंगा, ठीक है, बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, वहां पर समझाऊंगा कि कैसे होता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे क्या होता है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको इतना तो जानकारी होगी। ठीक है, इसे मैं अगर सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 2 की पावर n-2 मिलेगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। 2 की पावर n 2 की पावर 2n-2 मिलेगा। ठीक है, बराबर मैंने लगा दिया। यहां पर क्या मिलेगा? कहोगे देखिए 1024। एक बात बताइए, 1024 को हम 2 की पावर 10 कहते हैं, तो 2048 को 2 की पावर हम 11 कहेंगे। क्या कहेंगे? 2 की पावर 11। ये वास्तव में 2048 जो लिखा है ना, ये 2 की पावर 11 है। क्या है? 2 की पावर 11 है, 2 की पावर 11 है। अब दोस्तों 2 की पावर 2 यहां पर देखा जाए तो 2 कितने हैं? कहोगे 11 है, और एक 2 यहां पर है, तो कुल मिलाकर 2 कितने हो जाएंगे? कुल मिलाकर 2 12 हो जाएंगे, कुल मिलाकर 12 2 हो जाएंगे, मतलब 2 की पावर 12। अगर मैं यहाँ पर वास्तव में इसे सोल्व करता हूँ तो 2 की पावर 12 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं।
ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वाला जो टर्म है इसके बराबर है, और आप ये देख रहे हैं कि बेस भी बराबर है। दोस्तों ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं अगर दोस्तों इसके बेस भी बराबर है और ये दोनों बराबर, अगर दोस्तों ये दोनों बराबर है और इनके बेस भी बराबर है तो ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब पावर बराबर हो, जब पावर बराबर हो। मतलब 2n-2 बराबर 12 के है, हो गया 2n-2 बराबर 12 के है। अब दोस्तों 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 14, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। अब 14 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से डिवाइड, 2n बराबर 14 के आ गया, तो अगर मैं n की वैल्यू निकालता हूँ तो n की वैल्यू क्या आ गई, हो गया n की वैल्यू 7 आ गई, n की वैल्यू 7 आ गई। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हो गई, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों n की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। हमने क्या माना था, हो गया, हमने माना था कि भैया nवां टर्म है 20,480, यही तो माना था, हो गया। हाँ, अगर n की वैल्यू 7 आई है तो मैं कह सकता हूँ कि भैया सातवां टर्म, इस श्रेणी का सातवां जो टर्म है, इस श्रेणी का जो सातवां टर्म है वो वास्तव में 20,480 है, 20,780 है। ठीक है, इस श्रेणी का ये जो श्रेणी है, ये जो गुणोत्तर श्रेणी है, इसका 7वां टर्म जो होगा 20,780 होगा, 20,780 होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे कल इसी ऊर्जा, इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।